इस वक्त ईरान इजराइल युद्ध या फिर रूस यूक्रेन युद्ध को भूल जाइए, क्योंकि यह वक्त दक्षिण एशिया के पूरे नक्शे और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल रहा है। भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और असम से जो चुनावी आंकड़े सामने आए हैं, वह सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह भारत की सीमाओं पर खींची जा रही एक नई और अभेद्य लक्ष्मण रेखा है। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज़ चैनल है, इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीज़ें या फिर कुछ नई चीज़ें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज़ चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में दशकों पुराना टीएमएसएससी का किला पूरी तरह से ढह चुका है और भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर अपना लौह नियंत्रण स्थापित कर चुकी है। दूसरी तरफ असम में एनडीए 101 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगा चुका है। हेमंता बिस्वा शर्मा का आक्रामक नेशनलिस्ट रवैया और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। इन दोनों राज्यों में आ रही यह राष्ट्रवादी सुनामी भारत के पूर्वी मोर्चे को एक ऐसे अभेद्य लौह कवच में बदल रही है जिसका सीधा रणनीतिक और खौफनाक असर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पर पड़ रहा है। दोस्तों, अगस्त 2024 के सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में जो भारत विरोधी शक्तियां और अस्थिरता पनप रही हैं, उनके लिए बंगाल और असम का यह जनादेश किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके वोट की ताकत से अब पश्चिम बंगाल और असम में सत्ता का यह पूर्ण एकीकरण बांग्लादेश की बर्बादी की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है? कैसे एक 22 किलोमीटर का चिकन नेक कॉरिडोर पूरे दक्षिण एशिया का नया पावर सेंटर बनकर बांग्लादेश का गेम खत्म कर रहा है? आखिर क्यों नागरिकता कानून और एनआरसी के खौफ से 300% रिवर्स माइग्रेशन का चौंकाने वाला और अनसुना ट्रेंड शुरू हो रहा है? ऊर्जा और पानी के उस ब्रह्मास्त्र का सच क्या है जिसे भारत ने अब अपने हाथों में पूरी तरह से जकड़ लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत ने कैसे बांग्लादेश के चारों तरफ एक ऐसा भू राजनीतिक ताबीज बना दिया है जिससे उसका बच निकलना अब नामुमकिन हो रहा है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतना सिर्फ एक इलेक्शन विक्ट्री नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक जीत है। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग से लेकर कोलकाता के शहरी इलाकों तक यह साफ हो रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकी अब भारत का सबसे बड़ा और इकलौता मुद्दा है। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की 80,000 वोटों से ज्यादा की लीड यह साबित कर रही है कि भारत का वोटर अब सीमाओं पर जीरो टॉलरेंस वाली नीतियां ही चाहता है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का सारा टकराव खत्म हो रहा है। एक ही विचारधारा की सरकारें होने से नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को अब फ्री हैंड मिल रहा है। पीएसएफ और राज्य पुलिस अब एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फ्री हैंड से बांग्लादेश के अंदर बैठे उन सिंडिकेट्स का क्या हाल हो रहा है जो दशकों से भारत को खोखला कर रहे हैं? बांग्लादेशी सत्ता प्रतिष्ठान और वहां के भारत विरोधी गुटों में जो हाया तौबा मच रही है, उसका सीधा कनेक्शन इस सॉफ्ट बॉर्डर के खत्म होने से है। पिछले 4 या 5 दशकों से पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, जहां घुसपैठियों को लोकल लेवल पर राजनीतिक प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन अब गेम बदल रहा है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के 50 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र को लेकर जो तीखी बहस होती है, वह अब हमेशा के लिए शांत हो रही है। हजारों करोड़ रुपए का गौ तस्करी का वह भूमिगत नेटवर्क जो बांग्लादेश की लेदर और बीफ इंडस्ट्री को कच्चा माल देता है, अब पूरी तरह से ठप पड़ रहा है। भारत में जो गाय कुछ 0.00 में मिलती है, वह बॉर्डर पार करते ही लाखों में बिकती है। इस इलीगल इकोनॉमी के रुकने से बांग्लादेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ऐसी आर्थिक चोट पड़ रही है कि वहां त्राहिमाम मच रहा है।
पर यह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। असली तबाही तो नागरिकता कानून के उस खौफ से आ रही है जिसका सच बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर उस खौफ का वो कौन सा सीक्रेट डाटा है जो ढाका की नींद उड़ा रहा है? बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सीधा मतलब है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए और भविष्य के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के रास्ते का सबसे बड़ा राजनीतिक कांटा निकल जाना। असम पहले से ही घुसपैठियों के प्रति बहुत सख्त रवैया अपना रहा है। अब बंगाल के इस राष्ट्रवादी ग्रिड में जुड़ने से अवैध प्रवासियों के पास छुपने के लिए कोई सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना नहीं बच रहा है। बंगाल में अब फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने वाले दलालों के नेटवर्क पर सीधा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इससे बांग्लादेश पर एक डेमोग्राफिक बाउंस बैक का भारी खतरा मंडरा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो लोग वहां से अवैध तरीके से भारत आए हैं उन्हें वापस भागना पड़ रहा है। हमारी खुफिया रिपोर्ट्स और बीएसएफ के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि 2025 के मध्य तक बिना दस्तावेजों के भारत से वापस बांग्लादेश भागने वालों की संख्या में 300% का भारी उछाल आ रहा है। जहां पहले लोग भारत में घुसते हुए पकड़े जाते हैं, वहीं अब लोग स्वेच्छा से बॉर्डर पार करके वापस भाग रहे हैं। ये रिवर्स माइग्रेशन बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल असहनीय हो रहा है। लेकिन क्या भारत सिर्फ बॉर्डर सील करके रुक रहा है या फिर उसने जल कूटनीति का ऐसा फंदा तैयार कर लिया है जो बांग्लादेश का गला घोट रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा होती हैं और यही नदियां दक्षिण एशिया की लाइफलाइन है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का समझौता 1 दशक से भी ज्यादा समय से सिर्फ इसलिए लटका रहता है क्योंकि पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्य सरकार इसके सख्त खिलाफ रहती है। लेकिन अब मोदी सरकार के हाथ में पूरी कमान आ रही है। दिल्ली और कोलकाता अब एक ही पेज पर हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली जब चाहे तीस्ता के पानी का इस्तेमाल बांग्लादेश पर दबाव बनाने के लिए एक हथियार के रूप में कर सकती है। इसके अलावा 1996 की ऐतिहासिक गंगा जल साझाकरण संधि दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। इस संधि के तहत फरक्का का बैराज से पानी का बंटवारा होता है। अब जब नई संधि के लिए टेबल पर बातचीत हो रही है तो भारत बहुत ही आक्रामक और सख्त रुख अपना रहा है। यदि बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती हैं या वह चीन के साथ अपनी पींगे बढ़ाता है तो भारत हाइड्रोपॉलिटिक्स यानी जल राजनीति के जरिए सीधे बांग्लादेश की नब्ज दबा रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता बांग्लादेश अब भारत के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो रहा है। पर क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ पानी रोककर अपना गेम खत्म कर रहा है? नहीं, असली मास्टर स्ट्रोक तो उस ताबीज में छिपा है जो भारत ने सिलीगुड़ी में बांध दिया है। कूटनीति या डिप्लोमेसी की भाषा में ताबीज का मतलब होता है एक ऐसा सुरक्षा तंत्र जो आपके दुश्मन की हर चाल और हर बुरी नज़र को पूरी तरह से फेल कर दे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नई रणनीति बंगाल और असम को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सुरक्षा हब बना रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में मौजूद सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, वह सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। यह वह संवेदनशील नस है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश से जोड़ती है। अब इस पूरे इलाके में राज्य सरकार की बिना किसी रुकावट के लॉजिस्टिक बेस, रडार सिस्टम और हाईवे का जाल बहुत तेज गति से बिछाया जा रहा है। भारत इसे एक ड्यूल यूज रैपिड लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर में बदल रहा है। इससे डोकलाम की तरफ से चीन और नीचे से बांग्लादेश, दोनों की तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोई भी गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो रही है। भारत अब प्लान बी पर काम कर रहा है। बांग्लादेश का माता रबाड़ी पोर्ट और उनके पारगमन मार्ग जो वो भारत को एक एहसान की तरह देते हैं, अब उनकी अहमियत जीरो हो रही है। भारत अपने ही पूर्वोत्तर राज्यों में हजारों करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, लेकिन इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर गेम के बीच एक ऐसा सेक्टर है जहां बांग्लादेश की सांसें सीधे भारत के कंट्रोल रूम से जुड़ी है, और वह सेक्टर है पावर यानी बिजली। सोचिए क्या हो जब कोई दूसरा देश आपकी बिजली का स्विच अपने हाथ में रखता हो। बांग्लादेश का अपना नेचुरल गैस प्रोडक्शन ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच रहा है।
आज की तारीख में बांग्लादेश को अपनी कुल बिजली सप्लाई का लगभग 65% हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ रहा है और यहीं पर भारत की एनर्जी कूटनीति अपना सबसे बड़ा प्रहार कर रही है। झारखंड के गोंडा में स्थित अडानी पावर का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट बांग्लादेश की पावर ग्रिड का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर रहा है। जब बांग्लादेश से पेमेंट नहीं आ रही है तो अडानी पावर अपने एग्रीमेंट के क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए बिजली सप्लाई में 60% की भारी कटौती कर रही है। इससे बांग्लादेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब अंधेरे में डूब रहे हैं। भारत सरकार ने अपने नियमों में ऐसा बदलाव कर दिया है कि अडानी अब वह बिजली भारत के अंदर ही बेच सकती है। इसके अलावा नेपाल से जो बिजली बांग्लादेश जा रही है वह भी भारत के मुजफ्फरपुर बहरामारा ट्रांसमिशन कॉरिडोर से होकर ही गुजरती है। ऊर्जा के मामले में बांग्लादेश पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में कैद हो रहा है। बिजली के इस भयानक संकट के बीच बांग्लादेश की वह अर्थव्यवस्था जो सिर्फ कपड़े यानी रेडीमेड गारमेंट्स बेचने पर टिकी है, वो भी भारत के एक इशारे पर कैसे बर्बाद हो रही है। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर पेट्रापोल और बेनापोल है। यहाँ से दोनों देशों के बीच 30% से ज्यादा व्यापार होता है। बांग्लादेश की पूरी गारमेंट इंडस्ट्री भारतीय कच्चे माल, सूती धागे और रसायनों पर टिकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट साफ बता रही है कि भारत बांग्लादेश की सीमा दुनिया की सबसे मोटी और मुश्किल सीमाओं में से एक बन रही है। बंगाल में नई सरकार के आने से बॉर्डर पर चेकिंग और नॉन टेरिफ बैरियर्स इतने सख्त हो रहे हैं कि ट्रकों की आवाजाही में दिनों का समय लग रहा है। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के वो सारे फायदे जो बांग्लादेश को मिलने वाले हैं वह अब हवा हो रहे हैं। अगर भारत की तरफ से कच्चे माल की सप्लाई में थोड़ी सी भी देरी होती है तो बांग्लादेश की फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच रही हैं। और अगर भारत ने गेहूं और अनाज के एक्सपोर्ट पर कोई कोटा या बैन लगा दिया तो बांग्लादेश के घरेलू बाजारों में महंगाई इस कदर बेकाबू हो रही है कि वहां की जनता सीधे अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। भारत की ये आर्थिक नाकेबंदी इतनी साइलेंट और अचूक है कि ढाका के नीति निर्माताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह इस फंदे से कैसे बाहर निकले। पर सवाल यह है कि यह सब कुछ एक ही झटके में क्यों और कैसे मुमकिन हो रहा है। तो यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत अब डिफेंसिव डिप्लोमेसी से बाहर निकलकर प्रोएक्टिव असर्शन के द्वार में प्रवेश कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री पहले ही कट्टरपंथी नेटवर्क्स और अवैध मदरसों पर कड़ी नकेल कस रहे हैं। अब बंगाल में भी बिल्कुल वैसी ही जीरो टॉलरेंस नीतियां लागू हो रही हैं। जो भी स्लीपर सेल या एंटी इंडिया एलिमेंट बंगाल के बॉर्डर इलाकों में छुपकर बैठे हैं, उन्हें चुन-चुनकर साफ किया जा रहा है। भारत के अंदर हवाला के जरिए जो हर साल औसतन 2 से 3 बिलियन डॉलर की काली कमाई बांग्लादेश भेजी जा रही है, उस वेल्थ ड्रेन पर बहुत क्रूर और सीधा प्रहार हो रहा है। फेक करेंसी यानी जाली नोटों का जो नेक्सस मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते भारतीय अर्थव्यवस्था में जहर घोलता है, वो सिस्टम अब पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है। भारत साफ संदेश दे रहा है कि यदि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कोई भी आंच आती है तो भारत की सीमा से सटे उनके व्यापारिक और रणनीतिक हितों को सीधा और भयानक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चीन का बढ़ता दखल जो कभी ढाका के लिए एक सौदेबाजी का कार्ड होता है, अब वह कार्ड पूरी तरह से एक्सपायर हो रहा है।